हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन में हमारे पास बेटा दो केस है। ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन का कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? थीटा। अच्छा, एक और केस है। इसमें भी हमने इंक्लाइन प्लेन ही लिया है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम ही है। इस केस वन और केस टू में फ़र्क बेटा बस इतना सा है कि केस वन में हमने पार्टिकल को किसी यू स्पीड से और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्लाइन के साथ जो है वो अल्फ़ा है और यू स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका है। इस सेकंड केस में हमने पार्टिकल को यू स्पीड से किसी अल्फा एंगल पे नीचे की तरफ फेंका है। तो ये है हमारा अप द इंक्लाइन प्रोजेक्शन और ये है हमारा डाउन द इंक्लाइन प्रोजेक्शन। तो एक है हमारा अप द इंक्लाइन प्रोजेक्शन और दूसरा है हमारा डाउन द इंक्लाइन प्रोजेक्शन। मतलब केस वन में पार्टिकल को हम यू स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। एंगल इंक्लाइन के साथ कितना है? अल्फा। इस सेकंड केस में भी हम पार्टिकल को यू स्पीड से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। एंगल कितना है? अल्फा। तो सबसे पहले चलिए केस वन को एनालाइज करते हैं, मतलब अप द इंक्लाइन प्रोजेक्शन को। अच्छा, इस अप द इंक्लाइन प्रोजेक्शन में हमने क्या करा है कि ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है इसका? थीटा। और हमने पार्टिकल को किसी यू स्पीड से अल्फा एंगल पे कुछ ऐसा फेंक दिया है। तो सबसे पहले बात करें कि इस मोशन को एनालाइज करने के लिए हमने ओरिजिन जो लिया है, ये ओरिजिन हमने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे ही ले लिया है और हमने जो एक्स एक्सिस लिया है वो हमने एक्स एक्सिस एक लिया है अलोंग द इंक्लाइन और जो हमने वाई एक्सिस लिया है वो हमने परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन लिया है। ध्यान से समझने वाली बात है, जब हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात करी तो उसमें हमने एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वाई एक्सिस वर्टिकल डायरेक्शन में लिया था। लेकिन यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन की, तो इसमें हम एक्स एक्सिस अलोंग द इंक्लाइन ले रहे हैं और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, अभी ध्यान से देखना, हमारा जो पार्टिकल का मोशन रहेगा ये कुछ इस तरीके का रहेगा और इसमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन अभी भी नीचे की तरफ, जैसे जैसे पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो पार्टिकल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होगा। एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे भी इग्नोर कर रहे हैं। पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होगा और किसके बराबर लगेगा? mg के। और उसके कारण उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगा। कितना आएगा? g। अच्छा, अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, मैं एक्सेलरेशन कहीं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है जी, तो ध्यान से समझना, इस एक्सेलरेशन जी का एक कंपोनेंट जो होगा वो अलोंग द इंक्लाइन आएगा और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन आएगा। अच्छा, अभी देखो, दो लाइंस के बीच में जितना एंगल होता है उतना ही उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में होता है।
तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल थीटा है, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर ये और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये, तो इसके बीच में भी एंगल थीटा होगा। अगर मान लो आप ऐसे नहीं समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझो, ये एंगल थीटा है, तो ये, तो इसको अगर मैं ये पूरा लाइन खींच दूँ तो ये 90 बन जाएगा। तो ये थीटा है, ये 90 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। और देखो ये वापस से क्या है, 90, और हमने अभी अभी ये एंगल कितना फाइंड आउट किया है, 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। मतलब ये वाला एंगल भी इंक्लाइन के एंगल के ही बराबर होगा, जी को, जी मतलब थीटा। अच्छा, अभी इस जी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, जी कॉस थीटा, और इस जी का एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन आएगा, कितना आएगा, जी साइन थीटा। तो हमको इतनी बात समझ में आ रही है कि इस वाले केस में प्रोजेक्टाइल का जो अलोंग, मतलब एक्स डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइन भी एक्सेलरेशन होने वाला है, वो कितना होने वाला है, वो होने वाला है जी साइन थीटा। और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन भी एक एक्सेलरेशन होने वाला है, और वो कितना होगा, जी कॉस थीटा। अच्छा, जैसे अगर हम बात करें कि प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता था, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी के बराबर होता था। इसमें क्या है, इसमें एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी साइन थीटा है, और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी कॉस थीटा है। रीज़न क्या है, तो रीज़न ये है कि प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में हम एक्स डायरेक्शन ऐसा लेते थे, हमारा एक्स डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होता था, जिसके कारण हमने एक्स डायरेक्शन ऐसा लिया है, तो इसमें एक्सेलरेशन 0 आता था, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी आ जाता था। लेकिन जब हम प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन को स्टडी कर रहे हैं तो हमने एक्स ऐसा ले लिया है, वाई ऐसा ले लिया है, हमारा एक्स अभी टिल्टेड है, हॉरिजॉन्टल नहीं है हमारा एक्स इंक्लाइन के अलोंग है, जिसके कारण एक्स में भी एक्सेलरेशन आ जा रहा है जी साइन थीटा, और वाई में भी एक्सेलरेशन आ जा रहा है जी कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोग ये गलती बेटा आप लोग मत करिएगा। यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, मैंने खुद ने पढ़ाए हैं कि वो बच्चे एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 लिख देते हैं, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन में भी एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 लिख देते हैं, और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी लिख देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। हमारा हमारा जो एक्स डायरेक्शन हमने मान रखा है, आप ये कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, अगर आप अपना एक्स ऐसा लो और अपना वाई ऐसा लो। लेकिन हमने इस वाले केस में एक्स ऐसा लिया है और वाई ऐसा लिया है, तो हम ये वाली गलती नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो हम अपना एक्स कैसा लेंगे, हमने अपना एक्स ऐसा लिया है और वाई ऐसा लिया है, जिसके कारण हमारा एक्सेलरेशन एक्स के अलोंग कितना आया है, जी साइन थीटा, वाई के अलोंग हमारा एक्सेलरेशन कितना आया है, जी कॉस थीटा। एक्स के अलोंग जी साइन थीटा, वाई के अलोंग जी कॉस थीटा। नाउ अभी अभी अगर हम बात करें कि अभी एक्स के अलोंग भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वाई के अलोंग भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो हम एक्स के अलोंग भी क्या यूज़ करेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वाई के अलोंग भी हम क्या यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। और हम एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी हम एक्स और वाई दोनों के अलोंग यूज़ करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम एक्स और वाई दोनों के अलोंग ये चीज़ यूज़ करेंगे। अच्छा, अभी बात करते हैं कि सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकालना है। मतलब अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया है तो ये कुछ टाइम लगाया होगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो ये टाइम कितना लगाया होगा, कितना टाइम लगा होगा पार्टिकल को स्ट्राइक करने में। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं कैपिटल टी से लिख रहा हूँ, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट देखो कैसे निकालेंगे। तो बेटा अगर हम बात करें कि t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल का जो y कोऑर्डिनेट था वो कितना था बताओ, 0। अच्छा, जब पार्टिकल यहाँ पे, मतलब टाइम कितना हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, इस कैपिटल टी के बराबर, तो इस पार्टिकल ने वापस से इस इंक्लाइन को हिट करा।
तो इसका जो y कोऑर्डिनेट हो गया t इक्वल्स टू जीरो पे कितना था, जीरो, और t इक्वल्स टू कैपिटल T पे भी कितना है, जीरो। अच्छा, अगर हम किसी t टाइम बाद, किसी जनरल टाइम बाद, है ना, मान लेते हैं किसी जनरल टाइम बाद, किसी t इक्वल्स टू t टाइम बाद इसका y कोऑर्डिनेट लिखें, इसका ये y कोऑर्डिनेट लिखे, तो कैसे लिखेंगे? तो किसी जनरल टाइम बाद इसका y कोऑर्डिनेट लिखने का मतलब है कि किसी जनरल टाइम बाद हमें इसका y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा। तो अगर हम किसी जनरल टाइम के बाद इसका y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, तो y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा? तो उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें पता है y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और किसके बराबर है, g cos थीटा के। तो हम डिस्प्लेसमेंट को लिखने के लिए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज करेंगे। तो y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y के बराबर, और ये किसके बराबर आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर। और देखो इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इस इनिशियल वेलोसिटी का x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा ux, जिसे मैं बोल रहा हूँ, ये ux कितना आ जाएगा आपका, u cos अल्फा, और u का इनिशियल वेलोसिटी का जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा ये कितना आएगा आपका, u साइन अल्फा। अच्छा, अभी मैं बात कर रहा हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में मैंने क्या क्या सोचा कि किसी टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद t इक्वल्स टू जीरो के बाद पार्टिकल, t इक्वल्स टू जीरो पे पार्टिकल का जो y कोऑर्डिनेट था वो कितना था, जीरो था, और t इक्वल्स टू कैपिटल T पे भी पार्टिकल का जो y कोऑर्डिनेट था वो कितना था, जीरो। नाउ अगर मैं किसी जनरल टाइम पे, किसी जनरल टाइम टी पे, टी इक्वल्स टू टी पे पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? तो किसी जनरल टाइम टी पे पार्टिकल के वाई कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया पार्टिकल का वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो पार्टिकल का वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे? तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो यू जो है यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो ये y किसके बराबर हो जाएगा, यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में है आपका u साइन अल्फा इंटू टी प्लस हाफ। अच्छा, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में कितना है, नीचे की तरफ कितना है, g cos थीटा, तो ये लिख दूंगा मैं माइनस g cos थीटा, माइनस इसलिए क्योंकि y डायरेक्शन ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो माइनस जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। अभी देखो आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद पार्टिकल का जो वाई कोऑर्डिनेट हो गया वो कितना हो गया, ज़ीरो। तो अगर मैं पार्टिकल के वाई कोऑर्डिनेट को ज़ीरो करता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, वाई यू साइन अल्फा इंटू टी इज विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। अभी देखो अल्फा और थीटा में गलती नहीं करना है ना, गलती होने के चांसेस हैं, लेकिन हम थोड़ा केयरफुल रहेंगे। तो हमारे पास जो टाइम आ जाएगा वो टाइम कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा टू यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा, है ना। टाइम आ जाएगा हमारा टू यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा, इस पूरे का अंडर रूट। एक सेकेंड, मैंने थोड़ा गलती कर दिया है, देखो ये मिस्टेक हो गया मेरे से। टाइम, यहाँ पे भी एक टाइम है ना, यहाँ पे भी एक टाइम है, और यहाँ पे भी, यहाँ टी स्क्वायर है, एक टी टी कट जाएगा। तो टी टी जब कटेगा तो क्या आएगा बताओ, तो ये टी आ जाएगा आपका टू यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है वो कितना आ रहा है, टू यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा। नाउ अभी देखो, हम इस टाइम को डायरेक्टली भी लिख सकते थे। हम इस टाइम को डायरेक्टली कैसे लिख सकते थे, तुमको मैं सिखा रहा हूँ। देखो तुमने तुमने रिजल्ट्स याद कर रखा होगा कि जब भी किसी पार्टिकल को u स्पीड से ऊपर फेंका जाता है और उस पर एक्सेलरेशन g काम करता है, तो कितने टाइम के बाद पार्टिकल वापस से ग्राउंड पे आता है? तो इसका आंसर तुमने रट रखा होगा, याद कर रखा होगा, क्वेश्चंस बनाए होंगे वन डायमेंशनल मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में, कि अगर हम किसी पार्टिकल को u से ऊपर फेंकते हैं, उसके ऊपर नीचे g लगता है, तो वो टाइम t इक्वल्स टू
टू यू बाई जी के बाद वापस से ग्राउंड को हिट करता है। तो यहाँ पे देखो हमने पार्टिकल को वाई डायरेक्शन में कितने से फेंका है, हमने पार्टिकल को यू साइन अल्फा से फेंका है, और पार्टिकल पे वाई डायरेक्शन में कितना लग रहा है, जी कॉस थीटा। तो पार्टिकल वापस से ऊपर जाके कितने टाइम के बाद नीचे आएगा, तो इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, टू यू बाई जी कर देंगे, मतलब टू यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा, ये हमारा टाइम आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो हम इस टाइम को डायरेक्टली भी लिख सकते थे, लेकिन ठीक है, हमने इस टाइम को कैसे लिखा है, डिस्प्लेसमेंट लिखा। हमने डिस्प्लेसमेंट को हमने यहाँ पे नोटिस करा, हमने यहाँ पे नोटिस करा कि टी इक्वल्स टू जीरो पे भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो था, और आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट ही पार्टिकल का वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो हम वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिखे, उसको जीरो कराया, वहां से हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमें पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइन निकालना है ना, मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइन, ये निकालना है। तो ध्यान से समझना बेटा, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइन का मतलब क्या है। जैसे वहाँ पे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में क्या होता था, हमारे पास मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस मतलब मैक्सिमम हाइट होता था। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैक्सिमम हाइट के जैसा ही एक टर्म है, जैसे हम क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइन। तो हमने पार्टिकल को किसी यू स्पीड से किसी अल्फा एंगल पे फेंका है, और ये पार्टिकल कुछ ऐसा गया है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम चाहें तो एच मैक्स भी कह सकते हैं, चलो एच मैक्स ही कह देते हैं। एच मैक्स नहीं कहना चाहिए, क्योंकि एच मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये एच मैक्स जो है, इस एच मैक्स का मतलब क्या है, इस एच मैक्स का मतलब है मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइन, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइन, ये है। अब ध्यान से समझना, ये मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइन निकालना है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइन मैं कैसे निकालूंगा, तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे पता है, जब पार्टिकल मैक्सिमम मतलब डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइन इस वाले पोजीशन पे होगा, तो इसकी वेलोसिटी सिर्फ इस डायरेक्शन में होगी, और इस डायरेक्शन में इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मतलब हम कह सकते हैं वी वाई कितनी हो जाएगी, जीरो। अच्छा, मुझे पता है जो किसी टाइम के बाद है ना, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन में है, ये कितनी है, यू कॉस अल्फा। पार्टिकल की वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, वो कितनी है, यू साइन अल्फा। पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है, वो एक्स डायरेक्शन में कितना है, पार्टिकल का एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा। पार्टिकल का वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, जी कॉस थीटा। जिसके कारण मैं किसी टाइम टी के बाद अगर मैं पार्टिकल की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में लिखना चाहता हूँ, तो पार्टिकल की वेलोसिटी मैं वाई डायरेक्शन में कैसे लिखूंगा, तो उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, क्योंकि पार्टिकल का मोशन जो वाई डायरेक्शन में है वो कैसा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना। तो हम क्या यूज़ करेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो u कितना है हमारा, u है u साइन अल्फा, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u साइन अल्फा प्लस ए टी, और a देखो माइनस जी कॉस थीटा है, ये y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो कितना आ जाएगा, v इक्वल्स टू यू साइन अल्फा u प्लस ए टी, मतलब माइनस माइनस जी कॉस थीटा माइनस जी कॉस थीटा इंटू टी। और ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी थी, ज़ीरो। तो मेरा टाइम कितना आ गया, यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा। अभी देखो, इसको मैं डायरेक्टली भी कह सकता था कि यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल को कितना टाइम लगा है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था, टू यू साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारा यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना आ रहा है, यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ आ रहा है। अब देखो, मुझे मैक्सिमम
डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइन निकालना है, मुझे ये एच मैक्स चाहिए। तो इस एच मैक्स के लिए हम क्या करेंगे, मुझे पता है इस एच मैक्स को निकालने के लिए मुझे इस डायरेक्शन में, एच मैक्स का मतलब है, इस एच मैक्स का मतलब है जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया तो इसका वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया है तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये है, इस डिस्प्लेसमेंट का एक्स कॉम्पोनेंट ये है, डिस्प्लेसमेंट का वाई कॉम्पोनेंट किसके बराबर है, एच मैक्स के बराबर। अभी देखो डिस्प्लेसमेंट का जो वाई कॉम्पोनेंट हम लिखेंगे, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू कितना है मेरा, यू है यू साइन अल्फा इंटू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो माइनस हाफ ए के जगह जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन हो जाएगा। अच्छा, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टाइम मुझे पता है, टाइम को मैं पुट करूंगा, ये आ जाएगा यू साइन अल्फा इंटू यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा माइनस हाफ जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा और माइनस हाफ, देखना एक जी से जी कॉस थीटा कट जाएगा, आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा। उसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा। बात समझ में आई। ये हमारा मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट आ जाएगा, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस नहीं, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइन, ये कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा, ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। अभी देखो इस वाले डिस्टेंस को भी हम डायरेक्टली लिख सकते थे। हमें पता है, तुमने याद रखा होगा कि मोशन मोशन इन ग्रेविटी में, फ्री फॉल में तुमने जब पढ़ा होगा वन डायमेंशनल मोशन, तो उसमें क्या होता था कि जब भी हम किसी पार्टिकल को यू से उछालते थे, उसके ऊपर जी लगता था, तो वो मैक्सिमम कितने हाइट तक जाता था, वो उसका जो एच मैक्स आता था वो आता था यू स्क्वायर बाई टू जी। तो हम इस वाले फॉर्मूले को भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तुम देखो वाई डायरेक्शन में हमने पार्टिकल को कितने से उछाला है, यू साइन अल्फा, उसके ऊपर नीचे कितना लग रहा है, जी कॉस थीटा। तो बताओ पार्टिकल मैक्सिमम हाइट कितना कितना अटेन करेगा, होगा यू स्क्वायर बाई टू जी, मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई टू जी कॉस थीटा। तो इससे हम डायरेक्टली लिख सकते थे। बात समझ में आई। अच्छा, अब चलते हैं तुम्हारा रेंज के ऊपर, रेंज ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज का मतलब क्या है कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक इस डायरेक्शन में कितना चला है, ये वाला एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसे ही हम रेंज बोलेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट में यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा पार्टिकल को, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर लगा, और इस टाइम ऑफ फ्लाइट में पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में कितना चला है, इसे ही हम क्या कह रहे हैं, रेंज। अच्छा, अगर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज का मतलब है एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, और मुझे पता है मैं एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना लिख सकता हूँ। तो मुझे पता है एक्स डायरेक्शन में मोशन कैसा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस बराबर यू जो हो जाएगा हमारा, ये यू हो जाएगा आपका, देखो इनिशियली एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा यू कॉस अल्फा इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी साइन थीटा, तो यह आ जाएगा आपका माइनस हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, यह आ जाएगा आपका एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। नाउ हमें पता है कि पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा है, तो ये टाइम लगा है टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, और हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकाल के रखा है, टू यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा। तो हम इस टाइम को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ये किसके बराबर मिलेगा, रेंज के बराबर, और ये कितना आएगा, यू कॉस अल्फा, और टाइम की जगह हमने कितना पुट कर दिया है, टाइम की जगह हमने पुट कर दिया है टू यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा हाफ जी साइन थीटा, और टू यू साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा फोर यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा आपका टू यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा माइनस, अब देखो ये ये हमारा एक जी से जी कट जाएगा, इस टू से टू कटेगा तो आपका बनने वाला है टू यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो यहाँ से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन निकाल लिया है। तो टू यू स्क्वायर बाहर चला गया, नीचे ये जी भी मैंने बाहर कर लिया है ना, जी भी मैंने बाहर कर लिया है, और ये टू यू स्क्वायर बाहर कर लिया है ना, जी भी बाहर कर लिया, और कॉस स्क्वायर थीटा भी बाहर कर लिया। तो जब मैं यहाँ से और भी कॉमन निकलेगा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा भी बाहर निकाल लिया, और देखो यहाँ से मैं साइन अल्फा भी बाहर निकाल रहा हूँ है ना, मैंने साइन अल्फा भी बाहर निकाल लिया। फिर से एक बार देख लो अच्छे से, मैंने यहाँ पे टू यू स्क्वायर बाहर निकाला है, साइन अल्फा यहाँ भी है, यहाँ भी है, साइन अल्फा भी बाहर निकाला है, और जी कॉस स्क्वायर थीटा भी बाहर निकाले। तुम बोलोगे सर यहाँ कॉस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, जब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकालेंगे ना, तो यहाँ पे देखना आपका क्या बनेगा, यहाँ बनेगा कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस, यहाँ बनेगा आपका साइन अल्फा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखो हो सकता है कुछ बच्चों को यहाँ पे समझ में नहीं आया हो, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, टू यू स्क्वायर बाहर, जी बाहर, साइन अल्फा बाहर, साइन अल्फा बराबर बाहर, यहाँ मैंने कॉस थीटा बाहर निकाला, लेकिन मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉस थीटा बाहर निकाला है। तो जब मैं यहाँ से एक एक्स्ट्रा कॉस थीटा बाहर निकालूंगा, तो मुझे यहाँ पे कॉस थीटा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैंने उस चीज़ को मल्टीप्लाई किया है कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा। और देखो यहाँ से जब मैं टू यू स्क्वायर बाहर निकाला, जी बाहर निकाला, कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकाला, और उसके साथ साइन थीटा बाहर निकाला, साइन अल्फा बाहर निकाला, साइन साइन अल्फा इंटू साइन थीटा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है इसमें, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन अल्फा, ये पूरा बन जाएगा आपको, देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका किसका, कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा का। तो ये पूरा फॉर्मूला बन गया आपका कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा, ये क्या आ गया आपका, रेंज आ गया। अभी देखो इसको हम और सॉल्व करेंगे, हमें पता है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू स्क्वायर बाई जी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा हमारा टू साइन अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा। अब देखो तुम्हें पता है, तुम टू टू साइन ए इंटू कॉस बी को क्या लिख सकते हो, तुम टू साइन ए इंटू कॉस बी को लिख सकते हो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, तुम टू साइन ए इंटू कॉस बी को लिख सकते हो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ये लिख सकते हो। अब देखो तुम ध्यान से, ये टू तो है ही, मैंने अल्फा को ए मान लिया, अल्फा प्लस थीटा को बी मान लिया, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, टू, ये बन जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी, मतलब अल्फा प्लस थीटा, मतलब टू अल्फा प्लस थीटा प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी बनेगा। तो ए माइनस बी का मतलब अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा प्लस थीटा, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, तो ये पूरा बन जा रहा है, रेंज जो हमारा बन जा रहा है, ये बन जा रहा है यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन ऑफ टू अल्फा प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ये पूरा बन जाने वाला है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब देखो रेंज अगर हमारा इतना आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे, हमें पता है हम रेंज को मैक्सिमम करना चाहेंगे है ना, हम बात करेंगे मैक्सिमम रेंज की। ठीक है, तो अगर हम बात करें मैक्सिमम रेंज की, ठीक है ना, अगर हम बात करें मैक्सिमम रेंज की, तो हमारा ये रेंज का फॉर्मूला आ गया है पूरा।
अच्छा, अगर हमें रेंज को मैक्सिमम करना है तो ध्यान से समझना, हम पार्टिकल को इंक्लाइन पे, वापस से इंक्लाइन प्लेन के फिगर पे आ जाते हैं। हम पार्टिकल को इस इंक्लाइन पे फिक्स्ड स्पीड पे अलग अलग एंगल पे फेंक रहे हैं। तो क्या क्या चीज चेंज नहीं कर रहा है, हम पार्टिकल को फिक्स्ड स्पीड से अलग अलग एंगल पे फेंक रहे हैं, और हम जानना चाहते हैं कि हम इस फिक्स्ड स्पीड से मैक्सिमम कितना दूर फेंक पाएंगे, है ना। हम पार्टिकल को फिक्स्ड स्पीड से अलग अलग एंगल पे फेंक रहे हैं, और हम जानना चाहते हैं कि हम पार्टिकल को मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ऊपर फेंक पाएंगे। तो उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, हमारा u कांस्टेंट है, ये इंक्लाइन का एंगल भी कांस्टेंट है, जी तो कांस्टेंट है ही। तो हमारा वेरिएबल सिर्फ हम अलग अलग एंगल पे फेंक रहे हैं, मतलब हमारा अल्फा बदल रहा है। तो उस रेंज के पूरे टर्म में देखो, ये हमारा u कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, सिर्फ अल्फा बदल रहा है। और हमें पता है हमको रेंज को अगर मैक्सिमम करना है तो हमारा ये वाला टर्म भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो देखो हमारा जो मैक्सिमम रेंज आ जाएगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन ऑफ, है ना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फॉर मैक्सिमम रेंज, कह सकते हैं फॉर मैक्सिमम रेंज, जो हमारा साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस थीटा जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 1 के बराबर, मतलब 2 अल्फा प्लस थीटा, ये कितना हो जाएगा आपका पाई/2 के बराबर, 90 डिग्री के बराबर, है ना। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, कब होता है, पाई/2 के। तो यहाँ से मेरे पास जो अल्फा आ जाएगा 2 अल्फा, ये कितना आ जाएगा, पाई/2 माइनस थीटा, मतलब जो अल्फा आ जाएगा ये आ जाएगा पाई/4 माइनस थीटा/2 पे। मतलब जब मैं इंक्लाइन के साथ इतने एंगल पे पार्टिकल को फेंकूंगा तो मेरा रेंज मैक्सिमम आएगा। अच्छा, अगर मैं मैक्सिमम रेंज की बात करूं तो ये मेरा मैक्सिमम रेंज कितना आएगा, तो ये जो मेरा मैक्सिमम रेंज आ रहा है उसके लिए मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे इस पूरे वैल्यू को यहाँ पे 1 पुट कर देना है। तो जब मैं इस पूरे वैल्यू को 1 पुट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, मैक्सिमम रेंज इज इक्वल्स टू u² बाई g कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अभी ध्यान से समझना, ये जो मेरा मैक्सिमम रेंज आ रहा है ये कितना आ रहा है, u² डिवाइडेड बाय जी। मैं कॉस स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये मेरा आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा, ध्यान से समझना, मैं इस पे कौन सा फॉर्मूला लगा दूंगा, a² माइनस b² वाला। इसको लिख लेंगे a-b इंटू a+b, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और ये बनेगा आपका 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कैंसल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका u²/g इंटू 1 प्लस साइन थीटा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ये मेरा मैक्सिमम रेंज आ जाएगा फॉर अप द इंक्लाइन प्रोजेक्शन। मतलब मैं जब पार्टिकल को अप द इंक्लाइन फेंकूंगा तो ये मेरा मैक्सिमम रेंज आएगा, और उस मतलब इस मैक्सिमम रेंज के लिए मुझे पार्टिकल को कितने एंगल पे फेंकना पड़ेगा इंक्लाइन के साथ, तो इतने एंगल पे फेंकना पड़ेगा। अब ध्यान से समझते हैं हमने जो मैथमेटिक्स करी है उससे आ क्या रहा है। तो अब ध्यान से समझो कि जब हम बात कर रहे थे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में ये हमारा वर्टिकल था, और ये हमारा वर्टिकल था, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल था। अच्छा, हम पार्टिकल को इस वर्टिकल और इस हॉरिजॉन्टल के बीच में, मतलब इतने एंगल में फेंक रहे थे, 90 डिग्री के बीच में फेंक रहे थे, कहीं कभी यहाँ फेंक दे रहे थे, कभी यहाँ फेंक दे रहे थे, कभी यहाँ फेंक दे रहे थे, कभी यहाँ फेंक दे रहे थे। बात समझ में आई। तो हमारे पास जो एंगल अवेलेबल था फॉर फॉरवर्ड प्रोजेक्शन, आगे आगे अगर हमको पार्टिकल को फेंकना है तो हमारे पास प्रोजेक्शन के लिए कितना एंगल अवेलेबल है, 90 डिग्री। सिमिलरली अगर हम बात करें, अगर हमको पार्टिकल को इस डायरेक्शन में फेंकना है तो उसके लिए हमारे पास कितना एंगल अवेलेबल है, अगेन 90 डिग्री।
बात समझ में आ रही है? अगर मुझे पार्टिकल को इधर फेंकना है तो मैं कितने एंगल को वैरी करवा सकता हूँ, तो मैं 90 डिग्री में पार्टिकल के एंगल को वैरी करवा सकता हूँ। मतलब मैं 90 डिग्री में कोई सा भी एंगल चूज करूंगा तो पार्टिकल इसी डायरेक्शन में जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इधर फेंकना चाहता हूँ तो मैं अगेन एंगल को अपने अपने प्रोजेक्टाइल का एंगल को कितने कितना कितना वैरी करवा सकता हूँ, तो 90 डिग्री में से कुछ भी वैरी करवा सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो जब मैं पार्टिकल को इधर फेंकूंगा तो पार्टिकल कहीं इधर जाएगा। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ रही है? तो मेरे पास जो एंगल अवेलेबल फॉर प्रोजेक्शन है वो कितना है, 90 डिग्री, है ना। मैं मुझे अगर पार्टिकल को इस साइड फेंकना है तो मेरे पास कितना एंगल अवेलेबल है, 90 डिग्री। अच्छा, तुम्हें याद है कि जो मैक्सिमम रेंज का कंडीशन आ रहा था, वो मैक्सिमम रेंज का कंडीशन आ रहा था इस अवेलेबल एंगल के बाइसेक्टर पे, है ना। जो अवेलेबल एंगल है, अवेलेबल एंगल, है ना, अवेलेबल एंगल, ये अवेलेबल एंगल कितना आ रहा था, पाई/2। और फॉर मैक्सिमम रेंज तुम पार्टिकल को बाइसेक्टर पे फेंक रहे थे, है ना। ये वाला लाइन बाइसेक्टर वाला लाइन है, ये एंगल 45 डिग्री है। और तुमने पार्टिकल को इस डायरेक्शन में किसी यू यू स्पीड से फेंका, तब जाके पार्टिकल का मैक्सिमम रेंज आया। और ये मैक्सिमम रेंज कितना आया, तो ये आया, तुम्हें याद होगा, u² बाय g के बराबर। अच्छा, अभी देखो, अभी जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो एग्जैक्टली इसी के जैसा आ रहा है। इसमें आ क्या रहा है, ध्यान से समझते हैं। हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, बताओ, थीटा। अच्छा, हमने पार्टिकल को किसी यू स्पीड से फेंका, है ना। अच्छा, अभी देखो हमारे पास जो एंगल अवेलेबल है ना, अगर हम कहें कि हमारे पास जो एंगल है, इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास जो अवेलेबल एंगल है फॉर फॉर अपवर्ड प्रोजेक्शन, है ना, मुझे पार्टिकल को इंक्लाइन प्लेन के ऊपर फेंकना है, नीचे नहीं फेंकना है। तो मेरे पास जो एंगल अवेलेबल है फॉर अपवर्ड प्रोजेक्शन, मतलब मैं पार्टिकल को इधर किसी भी डायरेक्शन में फेंकूंगा तो पार्टिकल ऊपर ही जाएगा, है ना। तो उसके लिए जो मेरे पास एंगल अवेलेबल है वो कितना है, तो अगर ये इस इंक्लाइन का एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो अवेलेबल एंगल बन जाएगा पाई/2 माइनस थीटा, है ना। तो जो पाई/2 माइनस थीटा है, दिस इज द अवेलेबल एंगल फॉर फॉर अप द इंक्लाइन प्रोजेक्शन, अप द इंक्लाइन प्रोजेक्शन। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? अच्छा, अभी ध्यान से समझना। अगर मुझे पार्टिकल को डाउन द इंक्लाइन फेंकना है तो मेरे पास कितना एंगल अवेलेबल है, तो अगर मैं पार्टिकल को इस वर्टिकल लाइन के इस साइड में किधर भी फेंकूंगा तो ये पार्टिकल डाउन द इंक्लाइन ही जाएगा। तो मेरे पास जो एंगल अवेलेबल फॉर डाउन द इंक्लाइन है तुम्हारा प्रोजेक्शन, वो कितना है, तो ये पाई/2 माइनस थीटा है, तो ये वाला बन जाएगा पाई/2 प्लस थीटा। तो मैं कह सकता हूँ पाई/2 प्लस थीटा इज द अवेलेबल अवेलेबल एंगल फॉर फॉर डाउन द इंक्लाइन प्रोजेक्शन, फॉर डाउन द इंक्लाइन प्रोजेक्शन। अच्छा, जब मैंने पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका, अप द इंक्लाइन प्रोजेक्शन की बात चल रही थी, तो अप द इंक्लाइन प्रोजेक्शन के लिए जो हमारा मैक्सिमम रेंज का कंडीशन आ रहा था, वो देखो कंडीशन क्या आ रहा था, उसके लिए मुझे पार्टिकल को अप द इंक्लाइन प्रोजेक्शन के लिए मुझे पार्टिकल को इस अवेलेबल एंगल के बाइसेक्टर पे फेंकना पड़ रहा है। मतलब ये है, दिस इज द मैक्सिमम रेंज, ये मैक्सिमम रेंज का डायरेक्शन है ना। मुझे पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में देनी पड़ेगी, है ना। ये तुम्हारा बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है तुम्हारा, और ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेंज, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेंज। और तुम ध्यान से देखो ये वाला एंगल कितना बनेगा, तो इस पूरे, क्योंकि ये वाला लाइन इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है,
तो ये वाला लाइन जो बनेगा इस पूरे एंगल का हाफ बनेगा, तो ये बनेगा पाई/4 माइनस थीटा/2। और ध्यान से देखो तुम्हारा आंसर भी वही आया है। मैक्सिमम रेंज के लिए तुम्हें इंक्लाइन के साथ पार्टिकल को कितने एंगल पे फेंकना पड़ेगा, पाई/4 माइनस थीटा/2 पे। तो जो यहाँ पे आ रहा था सिमिलरली उसी के जैसा यहाँ भी आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा था कि तुम्हारे पास जितना एंगल अवेलेबल है प्रोजेक्शन के लिए उसके बाइसेक्टर पे फेंकोगे तो पार्टिकल का जो रेंज आएगा वो मैक्सिमम आएगा। यहाँ पे भी अप द इंक्लाइन प्रोजेक्शन में हमको ये देखने को मिल रहा है कि अगर हम पार्टिकल को इस अवेलेबल एंगल के बाइसेक्टर पे फेंकेंगे तो हमें रेंज मैक्सिमम मिलेगा। कितना मिलेगा, तो वो फॉर्मूला बस चेंज हो रहा है। हमारे पास जो मैक्सिमम रेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, u² बाय g। और कितना आया था, u² बाय g इंटू 1 + sin थीटा। अभी तुमने बेटा गेस कर लिया होगा कि जो हमारा डाउन द इंक्लाइन जब हम सॉल्व करेंगे तो डाउन द इंक्लाइन केस वाले में उसमें भी जो तुम्हारा जो मैक्सिमम रेंज का कंडीशन आएगा वो इस एंगल के बाइसेक्टर पे ही आएगा जैसा अप द इंक्लाइन में है। तो डाउन द इंक्लाइन प्रोजेक्शन वाले में डायरेक्शन ऑफ दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेंज। और ये दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल अवेलेबल फॉर डाउन द इंक्लाइन प्रोजेक्शन। और इस केस में ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल पूरे एंगल का हाफ हो जाएगा, तो ये एंगल आने वाला है पाई/4 प्लस थीटा/2 आ जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखो अब देखो अब बात कर रहे हैं, ये हमारा मैक्सिमम रेंज का कंडीशन आ गया। अब हम बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम रेंज के कंडीशन निकालने के बाद अब हम बात करेंगे सेम रेंज का क्या कंडीशन होगा, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंडीशन फॉर सेम रेंज कि क्या कंडीशन होगा सेम रेंज का। तो तुमने कंडीशन फॉर सेम रेंज जो पढ़ा था इन केस फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, वो क्या पढ़ा था? तुमने पढ़ा था कि जब तुम पार्टिकल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे फेंकोगे तो रेंज सेम आएगा। बात समझ में आई? वैसा सेम चीज जो वहाँ सेम रेंज का कंडीशन था, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में सेम रेंज का कंडीशन था कि तुम्हें पार्टिकल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे फेंकना पड़ेगा। मतलब अल्फा और बीटा अगर उन दोनों का सम 90 डिग्री होगा तो तुम्हें रेंज सेम मिलेगा। दो डिफरेंट एंगल पे रेंज सेम तब आएगा जब हम दोनों का सम किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर। यहाँ पे भी हम पार्टिकल को दो डिफरेंट एंगल पे फेंकेंगे और हमें चाहिए सेम रेंज का कंडीशन। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक इंक्लाइन है और हमने क्या करा कि हमने एक बार प्रोजेक्टाइल को यू स्पीड से अल्फा एंगल पे फेंका और हमने दूसरी बार प्रोजेक्टाइल को यू स्पीड से बीटा एंगल पे फेंका। अच्छा, इसमें भी हमें रेंज जो है वो आर के ही बराबर मिला और इसमें भी जो हमें रेंज आर के ही बराबर मिला। अच्छा, अगर हम रेंज का फॉर्मूला लिखें तो रेंज का फॉर्मूला कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका u²/g कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन ऑफ, एक बार देख लेता हूँ मुझे भी याद नहीं है, साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस थीटा, साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। ये आया है आपका रेंज। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे बस अल्फा और बीटा अलग है, दोनों ही केस में यू भी सेम है थीटा भी सेम है। तो यू भी सेम, ये वाला भी सेम, थीटा भी सेम, ये वाला भी टर्म सेम होगा। तो इस वाले के लिए जब तुम अल्फा के लिए रेंज लिखोगे तो तुम्हारा देखो सिर्फ ये वाला टर्म में अल्फा आएगा। जब तुम बीटा के लिए रेंज लिखोगे तो सिर्फ ये सारा टर्म, ये वाला टर्म भी सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे अल्फा की जगह बीटा आएगा। अब देखो दोनों अल्फा के लिए भी रेंज आ रहा है, बीटा के लिए भी रेंज आ रहा है, इसका मतलब दोनों अल्फा और बीटा दोनों के लिए ये वाला टर्म सेम है। तो इसका मतलब क्या है, फॉर रेंज टू बी सेम, फॉर रेंज टू बी सेम हम कह सकते हैं साइन ऑफ
टू अल्फा प्लस थीटा जितना होगा उतना ही साइन ऑफ टू बीटा प्लस थीटा होगा। अभी देखो, जो साइन है, साइन की दो दो डिफरेंट एंगल का साइन सेम तब आता है जब दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हो। मैं कह रहा हूं कि साइन थीटा वन बराबर साइन थीटा टू टू हमें तब मिलेगा, ये दो डिफरेंट एंगल्स का साइन सेम तब आएगा जब थीटा वन प्लस थीटा टू किसके बराबर हो, 180 डिग्री के। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? दो एंगल का साइन सेम कब होता है, जब दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हो। सिमिलरली यहाँ पे साइन ऑफ दिस मच विल बी इक्वल्स टू दिस मच, है ना। अल्फा बीटा आर डिफरेंट एंगल्स, तो दो डिफरेंट एंगल्स के लिए रेंज सेम कब होगा, जब ये वाला टर्म सेम हो। और ये वाला टर्म सेम कब होगा, जब इन दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री मिले। मतलब हम कह सकते हैं कि कंडीशन क्या आ रहा है, टू अल्फा प्लस थीटा प्लस टू बीटा प्लस थीटा, ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, मतलब पाई होना चाहिए। ठीक है। मतलब मुझे अल्फा क्या मिल रहा है, टू अल्फा प्लस टू बीटा कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है पाई माइनस टू थीटा। मतलब अल्फा प्लस बीटा मुझे कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है पाई बाई टू माइनस थीटा। अभी देखो, ये जो हमें रिजल्ट मिल रहा है ना, सेम रेंज का कंडीशन, ये भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बेटा, हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो एंगल अवेलेबल फॉर प्रोजेक्शन है वो कितना है, 90 डिग्री। तो हम देखो, एक एंगल अल्फा और एक एंगल बीटा, एक एंगल अल्फा और ये बीटा, है ना। इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। अल्फा का मतलब ये वाला एंगल अल्फा है, बीटा का मतलब ये पूरा एंगल बीटा है। तो अल्फा और बीटा के लिए हमें रेंज सेम कब मिल रहा था, जब अल्फा प्लस बीटा पाई बाई टू के बराबर हो, और ये पाई बाई टू इज द अवेलेबल एंगल फॉर प्रोजेक्शन। अच्छा, दिस इज द अवेलेबल एंगल फॉर प्रोजेक्शन। अच्छा, यहाँ पे भी देखो, हमें भी फिर से वही चीज मिल रहा है, यहाँ पे भी हमें सिमिलर ही चीज मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, कि ये हमारे पास इंक्लाइन है और ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, और ये एंगल थीटा है। तो एंगल अवेलेबल फॉर अपवर्ड प्रोजेक्शन होगा तुम्हारा पाई बाई टू माइनस थीटा, डाउनवर्ड प्रोजेक्शन के लिए होगा पाई बाई टू प्लस थीटा। और तुम देखो, दो डिफरेंट एंगल के लिए दो डिफरेंट एंगल के लिए एक अल्फा और बीटा के लिए ये अल्फा ये बीटा, तो तुम्हें रेंज सेम कब मिलेगा, दो डिफरेंट एंगल के लिए रेंज सब सेम कब मिलेगा, जब ये अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो, पाई बाई टू माइनस थीटा के। मतलब दिस इज द मतलब जब एंगल का सम किसके बराबर हो, अवेलेबल अवेलेबल एंगल फॉर फॉर अपवर्ड प्रोजेक्शन। बात समझ में आ रही है? तो हमारा रेंज क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। जब हमारे एंगल का सम किसके बराबर हो, अवेलेबल एंगल फॉर अपवर्ड प्रोजेक्शन, तो हम कह सकते हैं उस कंडीशन में हमें रेंज सेम मिलेगा। ऐसा ही सिमिलर डाउनवर्ड प्रोजेक्शन के लिए भी होने वाला है। इस केस में अल्फा और बीटा का सम, अगर अल्फा और बीटा का सम मतलब अगर अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाए, पाई बाई टू प्लस थीटा के, तो हम कह सकते हैं कि हमारा दिस इज द अवेलेबल एंगल, है ना, दिस इज द अवेलेबल एंगल फॉर फॉर डाउनवर्ड डाउनवर्ड प्रोजेक्शन। आई होप आपको अवेलेबल एंगल का मतलब समझ में आ रहा होगा। अवेलेबल एंगल का मतलब क्या है, कि आप कितने एंगल तक पार्टिकल को किसी एक डायरेक्शन में फेंक सकते हो। जैसे मैं इतने एंगल तक
पार्टिकल को इस डायरेक्शन में फेंक सकता हूँ, ये पूरा एंगल। अच्छा, अगर मुझे डाउनवर्ड प्रोजेक्शन की बात करनी है तो डाउनवर्ड प्रोजेक्शन के लिए मेरे पास जो एंगल अवेलेबल है, मेरे पास ये पूरा एंगल है। इस पूरे एंगल में मैं किसी भी एंगल पे जब पार्टिकल को फेंकूंगा, इस पूरे एंगल में मैं जब भी किसी पार्टिकल को किसी एंगल पे फेंकूंगा, तो वो पार्टिकल डाउन डाउन द इंक्लाइन जाएगा। अच्छा, अप द इंक्लाइन में मेरे पास कितना एंगल अवेलेबल है, तो इतने एंगल में मैं पार्टिकल को किसी भी एंगल पे फेंकूंगा तो ये पार्टिकल अप द इंक्लाइन जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। अच्छा, अब चलते हैं, थोड़ा सा हम डाउन द इंक्लाइन प्रोजेक्शन की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम थोड़ा सा हम डाउन द इंक्लाइन प्रोजेक्शन की भी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डाउन द इंक्लाइन प्रोजेक्शन का। ठीक है, तो डाउन द इंक्लाइन प्रोजेक्शन में हमने क्या किया है, ये हमारे पास ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, और इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, थीटा। और हमने पार्टिकल को कितने एंगल पे फेंक दिया है, तो पार्टिकल को हमने किसी, मान लेते हैं किसी अल्फा एंगल पे फेंक दिया है, किसी यू स्पीड से। अभी देखो, इस केस में भी हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन पे, वहां पे ओरिजिन मान लेंगे, इसको हम अपना एक्स एक्सिस चूज कर लेंगे, और इसको हम अपना वाई एक्सिस चूज कर लेंगे। अच्छा, एक्सेलरेशन जो इस डायरेक्शन में आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये जी कॉस थीटा आ जाएगी। इस डायरेक्शन की एक्सेलरेशन जी साइन थीटा आ जाएगी। अच्छा, इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ये यू कॉस अल्फा होगी। वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ये यू साइन अल्फा होगी। तो अगर मैं एक्स लिखूं, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, तो ये जी साइन थीटा है। वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जी कॉस थीटा है। इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी है, यू कॉस अल्फा। और इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है, यू साइन अल्फा। तो अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का मतलब है कि कितने टाइम के बाद ये पार्टिकल वापस से इंक्लाइन से टकराएगा। तो इसके लिए देखो, मैं अब वापस से उतना डेरिवेशन नहीं करूंगा, आप वापस से खुद से कर सकते हो। मैं यहाँ पे शॉर्टकट लगा रहा हूँ। तो मुझे पता है मैंने पार्टिकल को वाई डायरेक्शन में यू साइन अल्फा से फेंका है, और पार्टिकल के ऊपर जी कॉस थीटा इधर लग रहा है। तो मतलब कितने टाइम के बाद पार्टिकल वापस से इस इंक्लाइन से टकराएगा, तो उसके लिए मैं टाइम यूज करूंगा 2u/g। और u के जगह मेरा कितना आ जाएगा, u साइन अल्फा। g के जगह मैं कितना लूंगा, g कॉस थीटा। तो ये मेरा आ जाएगा 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय g कॉस थीटा। नाउ अगर मैं बात करूं टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइन की, जिसे मैं एच मैक्स कह रहा हूँ, ये वाला जो मेरा एच मैक्स आएगा, इसमें एच मैक्स की बात कर रहा हूँ। तो ये एच मैक्स मैं कैसे निकालूंगा, तो मुझे पता है जब मैं किसी पार्टिकल को यू से ऊपर फेंकता हूँ और उसके ऊपर जी नीचे लगता है, तो वो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस जाता है, यू स्क्वायर बाई 2g। और यहाँ पे देखो, मैंने पार्टिकल को वाई डायरेक्शन में यू साइन अल्फा से फेंका है, नीचे उसके ऊपर जी कॉस थीटा लग रहा है, तो वो मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक जाएगा, तो यू स्क्वायर, है ना, यू स्क्वायर बाई 2g मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g cos थीटा। दिस विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइन। नाउ अगर मैं रेंज की बात करूं, तो रेंज के लिए मुझे कुछ नहीं लिखना है। रेंज के लिए, रेंज का मतलब होता है ना, रेंज का मतलब होता है पार्टिकल का एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो, एक्स डायरेक्शन में जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और डिस्प्लेसमेंट लिखने के लिए तुम क्या यूज करोगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u कितना है बताओ, ये है u कॉस अल्फा इंटू टी प्लस हाफ ए के जगह g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, और टाइम के जगह इस पूरे चीज को सब्सटीट्यूट कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा u कॉस अल्फा इंटू टी के जगह 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा प्लस हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा आपका, आप देख लेना, कॉमन ले लेना, 2u स्क्वायर
डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, 2u² डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं साइन, यहाँ पे मैं साइन अल्फा कॉमन ले रहा हूँ, है ना। देखना यहाँ पे 2u² बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा एक तो पहले से निकाला ही, और यहाँ जो एक्स्ट्रा कॉस थीटा निकाला है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस, आप देखना यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, ये 2u² डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका जी स्क्वायर होगा, तो एक जी से जी कट जाएगा, है ना, तो ये बन जाएगा 2u² बाई जी बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा आपका साइन थीटा इंटू साइन अल्फा। अच्छा, ये पूरा फॉर्मूले पे आ गया है, ये बन जाएगा 2u² बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन अल्फा, और ये पूरा फॉर्मूले पे आ चुका है, और फॉर्मूला क्या है आपका, कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा, ठीक है, ये बन जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा, ठीक है, पूरे फॉर्मूले पे आ गया। अब देखो इसको और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, u² बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा 2 साइन अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा। मैं इस पे फिर से वो फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, मुझे पता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी जो होता है आपका, ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो इस पे हम लगा देंगे ये फॉर्मूला, है ना। ए की जगह आपका हो जाएगा अल्फा, और बी के जगह हो जाएगा आपका अल्फा माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा u² बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, ये बनेगा साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब अल्फा प्लस अल्फा माइनस थीटा, मतलब 2 अल्फा माइनस थीटा प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करोगे तो ये बन जाएगा आपका साइन ऑफ थीटा बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ये आपका रेंज का बड़ा सा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब देखो, मुझे रेंज के बाद तुरंत क्या चाहिए, मैक्सिमम रेंज, कि ये जो रेंज है ये मैक्सिमम कितना होगा, तो इस रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए आप देखो, आप क्या कर रहे हो, आपने इंक्लाइन प्लेन लिया है, ये थीटा आपका कांस्टेंट है, और आप एक फिक्स्ड स्पीड से अलग अलग एंगल पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हो, और आप जानना चाहते हो कि पार्टिकल जो है ये मैक्सिमम कितनी दूर नीचे की तरफ जाएगा, मतलब आपका यू फिक्स्ड है, आपका थीटा फिक्स्ड है, आप बस एंगल बदल रहे हो, अल्फा बदल रहे हो, तो इसका मतलब यू फिक्स्ड, थीटा फिक्स्ड, जी फिक्स्ड, तो ये पूरा टर्म फिक्स्ड, ये पूरा टर्म फिक्स्ड, तो ये सिर्फ ये टर्म वैरी कर रहा है। तो अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए तो मैक्सिमम रेंज के लिए कुछ नहीं करना है, आपको इस पूरे टर्म को क्या कर देना मैक्सिमम, ये पूरा टर्म मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 अल्फा माइनस थीटा 1 हो जाए, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, और 1 कब होता है, जब एंगल कितना हो पाई/2 के बराबर, मतलब 2 अल्फा माइनस थीटा पाई/2 के बराबर, मतलब अल्फा कितना आ गया है, ये आ गया पाई/2, 2 अल्फा कितना आ गया पाई/2 प्लस थीटा, मतलब अल्फा कितना आ गया पाई/4 प्लस थीटा बाय 2 के बराबर। और देखो इससे वही वही चीज आ रहा है जो हमने निकाल के रखा था, हमने क्या निकाला था कि जब हम इंक्लाइन प्लेन में पार्टिकल को पार्टिकल को इस अवेलेबल एंगल के बाइसेक्टर पे फेंकेंगे, है ना, इस अवेलेबल एंगल के बाइसेक्टर पे फेंकेंगे, मतलब ये एंगल कितना होगा पाई/4 प्लस थीटा/2, कैसे, ये तो आपका कितना है थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा पाई/2 माइनस, सॉरी ये थीटा है, तो ये वाला भी थीटा होगा, ये वाला एंगल होगा पाई/2 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल होगा पाई/2 प्लस थीटा, है ना। और इस एंगल का बाइसेक्टर क्या होगा, इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर क्या होगा पाई/4 प्लस थीटा/2 पे, तो दिस इज द मैक्सिमम डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेंज, है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेंज।
तो आपको मैक्सिमम रेंज के डायरेक्शन में फेंकने के लिए बाइसेक्टर के एंगल पे फेंकना पड़ेगा। अच्छा, सिमिलरली अगर हम बात करें सेम रेंज का कंडीशन, अच्छा पहले यहाँ पे मैक्सिमम रेंज का वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो मैक्सिमम रेंज के वैल्यू के लिए हमें कुछ नहीं करना है। ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म कितना हो चुका है, 1। तो अगर ये पूरा टर्म 1 हो चुका है तो उसके यहाँ 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, ये पूरा टर्म 1 बन चुका है, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। और ध्यान से देखो ये बनने वाला है यू स्क्वायर बाय जी, और तुम कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा 1 प्लस साइन थीटा। और देखो तुम फिर से इस पे क्या लगा लोगे, तुम फिर से इस पे लगा लोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा यू स्क्वायर बाय जी इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये मेरा मैक्सिमम रेंज आ जाएगा इन केस ऑफ डाउनवर्ड प्रोजेक्शन। ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं फॉर सेम रेंज कंडीशन, कंडीशन फॉर सेम रेंज, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कंडीशन फॉर सेम रेंज, अगर मैं सेम रेंज के कंडीशन की बात करूं, तो सेम रेंज के कंडीशन में हमारा रेंज का फॉर्मूला कितना आया था, रेंज का फॉर्मूला आया था यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन ऑफ, देखो ध्यान से, साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस थीटा, 2 अल्फा माइनस थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। अच्छा अभी देखो हम पार्टिकल को दो अलग अलग एंगल पे फेंक रहे हैं, हम पार्टिकल को दो अलग अलग एंगल पे फेंक रहे हैं, ये मेरा थीटा है और सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने एक और इंक्लाइन ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने पार्टिकल को इंक्लाइन के साथ अल्फा पे फेंका, यू से फेंका, यहाँ पे भी मैंने पार्टिकल को यू से किसी बीटा पे फेंका, तो दो डिफरेंट एंगल पे रेंज हमें सेम मिल रहा है। अच्छा, दो डिफरेंट एंगल पे रेंज हमें सेम मिलेगा, इसका कंडीशन क्या होगा, तो देखो यहाँ पे भी यू पे फेंक रहे हैं, थीटा पे फेंक रहे हैं, सिर्फ अल्फा अल्फा और बीटा मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बदल रहा है। इंक्लाइन का एंगल सेम है, स्पीड सेम है, तो तुम देखो अल्फा अल्फा के लिए जब रेंज लिखोगे तो ये पूरा टर्म सेम आएगा, है ना, ये भी टर्म सेम आएगा, सिर्फ सिर्फ इस वाले टर्म में अल्फा आएगा। बीटा के लिए जब तुम रेंज लिखोगे तो ये वाला देखो ये पूरा टर्म सेम आएगा, है ना, थीटा सब सब कुछ तो सेम ही है, यू भी सेम ही है, थीटा भी सेम ही है, तो ये वाला टर्म भी सेम ही आएगा, सिर्फ अल्फा की जगह बीटा आ जाएगा। तो देखो दो डिफरेंट एंगल अल्फा और बीटा के लिए रेंज सेम मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस थीटा विल बी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 बीटा माइनस थीटा। देखो अल्फा और बीटा के लिए सेम रेंज कब मिलेगा, जब साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 बीटा माइनस थीटा। अच्छा, दो डिफरेंट एंगल्स के लिए साइन सेम कब होता है, जब एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब 2 अल्फा माइनस थीटा प्लस 2 बीटा माइनस थीटा इज इक्वल्स टू पाई। तो यहाँ से मेरे पास अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस थीटा। और देखो ध्यान से देखो ये जो दो डिफरेंट एंगल्स पे हमें सेम रेंज मिल रहे हैं, ये सेम रेंज कब मिल रहे हैं, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सेम रेंज के लिए सेम रेंज हमें तब मिलेगा जब हम, है ना, एक एक अल्फा और दूसरा बीटा, ये सेम रेंज हमें तब मिलेगा जब अल्फा प्लस बीटा इस पूरे अवेलेबल एंगल के बराबर हो, है ना, जब अल्फा प्लस बीटा इस पूरे अवेलेबल एंगल पाई बाई 2 प्लस थीटा के बराबर होगा तो हमें सेम रेंज मिलेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है बच्चे।